Hey guys, and welcome back to my YouTube channel Shreyale, where knowledge meets creativity. The motive of this channel is fueling minds and framing dreams. So I'm Shreya Pathak here to fuel your mind and to frame your dreams and to help you all out throughout the journey of your class 12. So without wasting any time, let's get started. अच्छा दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे शेयर करनी है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि थैंक यू सो मच सबका मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए। पता है कि अभी छोटे ही अमाउंट है बट स्टिल 3 दिन के वीडियो में अगर 50 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी ये अभी ये जर्नी बहुत लंबी जानी है, तो आप लोग के सपोर्ट के साथ जब 100 सब्सक्राइबर्स अभी पूरे हुए आगे और हम लोग बढ़ेंगे और फैमिली हमारी बढ़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी थी। और दूसरी चीज़ जो मैं हर वीडियो में बताना भूल जाती हूँ वो ये है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भाई। आज से मैंने उसमें चीज़ें अपलोड करना चालू कर दिया है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने नोट्स डाला है, शॉर्ट नोट्स डाला है, डिटेल नोट्स अभी नहीं डाले। शॉर्ट नोट्स आई गेस फर्स्ट चैप्टर एटलीस्ट हर स्कूल में हर सब्जेक्ट में पढ़ा के ही बंद हुआ होगा स्कूल, तो वहाँ से आप जाके फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर सकते हो अपना। और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं एज अ टेस्ट के फॉर्मेट में सेल्फ असेसमेंट के लिए, तो उसको जरूर ट्राई करना और चीटिंग मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज का वीडियो का जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को गाइड करना कि अपने समर वेकेशन को कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, जो भी हमारे पास बचा हुआ टाइम पीरियड है उसमें कैसे अपना सिलेबस कवर करें। आज मतलब इसमें एजुकेशन ओरिएंटेड ही बात होगी, पढ़ाई से ही रिलेटेड। जो नेक्स्ट आगे वीडियो आएगी कल या परसों में जब भी आए, तो उसमें हम कुछ स्किल्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे लिए 12th में सीखने और हमारी इस 12th की जर्नी को ईजी बना सके इवन इन फ्यूचर इन आवर कॉलेज। कुछ ऐसी स्किल्स जो हम सीख सकें इस 1 महीने के समर वेकेशन के टाइम में, क्योंकि आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जब बोर्ड्स का प्रेशर बढ़ेगा तो टाइम नहीं रहेगा सीखने का। और वैसे भी आप लोग का लास्ट समर वेकेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो स्कूल खत्म और कॉलेज में क्या समर वेकेशन पता नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इससे पहले मैं कोई पॉइंट मिस करूँ, मैंने डायरी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं पहले से ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। देखो पढ़ाई में हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि आप हर चीज़ में ठीक है कुछ चीज़ों में आप शॉर्टकट कर सकते हो, बट पढ़ाई के लिए आप शॉर्टकट यूज़ करो वो सही बात नहीं है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, वो एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है अच्छा खाना बनाने के लिए। दैट मीन्स अच्छा परसेंटेज अगर चाहिए तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट उसमें अगर हम लोग स्मार्टनेस थोड़ी सी ले आए तो हमारी जो लाइफ जो भी हमारी जर्नी होगी 12th की वो ईजी हो जाएगी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमें स्कूल हो गया या कोई भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन कहीं पर भी आप जाते हो, इवन हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स भी हो गए, जिसमें उनकी गलती नहीं है, बट ये चेंज तो लाना चाहिए ज़रूर मेरे हिसाब से। कि लोग हमें कह तो देते हैं कि हमें हार्ड वर्क ठीक है करना है, बट स्मार्टनेस भी थोड़ी लानी है, बट वो हमें कहीं सिखाया नहीं जाता है, कहीं बताया नहीं जाता, तो वो कैसे करें। अब कोई भी बच्चा, जब मुझे भी लोग कहते थे कि तुम हार्ड वर्क कर रही हो इट्स ओके, बट स्मार्टनेस लिया उसमें, वो स्मार्टनेस बच्चा कैसे लिया उसे कैसे पता होगा अंडर ऑनर्स कोई उसे गाइड करे। तो उसके लिए कोई टीचर या मेंटोर स्कूल में, मतलब हफ्ते में स्कूल में ऐसे हर रोज़ ना सिखाएं, बट एटलीस्ट वीक में एक डे ऐसा होना चाहिए जिसमें ये कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाई जाए, ताकि आगे चल के उन्हें बहुत हेल्प होगी। मतलब जैसे ये हो गया कि स्मार्टनेस कैसे ले आए अपने पढ़ाई में हार्ड वर्क के साथ साथ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ऐसे हम लोग किसी और टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर भी एक अलग वीडियो अगर हम लोग कमेंट करोगे तो हम लेकर आएंगे और इसमें हेल्प भी करेंगे कि कैसे ये करना चाहिए प्रैक्टिकल वेज में भी और साइंटिफिक वेज में भी कैसे डिसीजन लें। क्योंकि जब हमें डिसीजन लेना होता है तो फिर हम कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में जाके कोई मेन्यू में से डिश सेलेक्ट करना हो या फिर कहीं घूमने जाना हो, वो चॉइस हो, हम दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं कि जहाँ तुम्हारी मर्जी वहाँ चलेंगे घूमने, या जो तुम्हारा खाने का मन हो वहाँ वो खा लेंगे हम लोग। तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बना वाली वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मेनली हम लोग पढ़ाई पर अपने आते हैं वापस से, जो भी हमारा टॉपिक था कि स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। तो हम लोग को गधे की तरह नहीं अपने आप को काम कराना है अपने आप से कि बस दिन रात पढ़ते जाना, उसका ना कोई सिर है ना पैर। उसमें थोड़ी स्मार्टनेस ले आनी है। हम लोग स्कॉच ब्राइट तो है नहीं कि अपने आप को घिस रहे हैं बर्तन धोने के लिए, नहीं, तो थोड़ी सी स्मार्टनेस ले आनी है। स्मार्टनेस भी वो भी कैसे हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ ये हम लेंगे इसमें कि आपको क्या प्रायोरिटाइज़ करना है, प्रायोरिटाइज़ करना सीखो, अपने टाइम मैनेजमेंट भी सीखो और प्रायोरिटाइज़ करना सीखो कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए पहले इंपॉर्टेंट है। पहले अननेसेसरी चीज़ों को साइड करो, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो। और पढ़ाई में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी। क्योंकि तुम भले ही कितने ही दुनिया के अच्छे स्कूल में जाके पढ़ रहे हो या कितने भी अच्छे ट्यूशन या कोचिंग ज्वाइन किया है, इवन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी को तुम लोग जा रहे हो, तो अगर तुमने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो वहाँ जाके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, सेल्फ खुद से नहीं पढ़ा, खुद से क्वेश्चनिंग नहीं की, तो फिर उस चीज़ का उस जगह पर जाके पढ़ना वो टाइम वेस्ट होगा एक तरीके से तुम लोग के। तो सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के तुम लोग को जो तीसरा पॉइंट है वो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे वो पढ़ते समय क्वेश्चन को टाइम पे कंप्लीट करना हो या फिर आगे अभी तो मान लो समर वेकेशन चल रहा है, बट तो जब स्कूल खुलेगा तुम लोग का ना, तो तुम लोग को तब एक असली प्रॉब्लम समझ में आएगी कि कैसे स्कूल भी मैनेज करें, कैसे कोचिंग या ट्यूशन रहेगा तो थोड़ा इजी हो सकती हैं चीज़ें, बट अगर कहीं बाहर कोचिंग करने जा रहे हो तुम लोग घर से बाहर, तो फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मैंने भी फेस किया अपने टाइम पे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि इंसान का मूड स्विंग्स होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है कि भाई सुबह से, और अगर किसी का स्कूल दूर है घर से तो उसको आने में ही अगर ट्रैवलिंग में 1-2 घंटा लग जाए तब तो और मुसीबत होती है कि घर आए 2 बजे फटाफट खाना खाना है, फिर उसके बाद कोचिंग का होमवर्क करना है, सोने आराम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है बच्चे को, और फिर उसके बाद वो फिर कोचिंग का होमवर्क कर रहा है, फिर कोचिंग का होमवर्क करने के बाद टाइम देख रहे हैं तो कोचिंग करने का टाइम है, फिर फटाफट रेडी होकर कोचिंग जाओ, कोचिंग में वहाँ पे 1-2 घंटा दो, फिर वहाँ से आओ, फिर उसके बाद स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करो। इतना करने में 8-9 बज जाता है, फिर इंसान थक जाता है, क्योंकि भाई मशीन तो नहीं है ना कोई, हर कोई इंसान ही है, तो इतना करने में बच्चा थक जाता है, फिर वो ना चीज़ों को रिवाइज ही कर पाता है डेली का डेली, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाता है या ना अपनी बॉडी को आराम दे पाता है। तो स्मार्ट स्टडी में एक ये भी टिप है कि पढ़ो लेकिन एक
अपने आप को एक आराम देकर भी करो। ये नहीं कि हम इकट्ठे 10 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। मतलब एक ब्रेक ले लेकर बीच बीच में पढ़ो। जैसे वो पोमोडोरो टेक्निक है ना, पोमोडोरो टेक्निक, तो उसका यूज़ करके अगर वो तुम्हारे लिए सही सूटेबल हो रहा है तो उसको फॉलो करो। या फिर ये भी कर सकते हो कि अच्छा 1 घंटा पढ़ा या 45 मिनट्स पढ़ा तो 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक ले लिया। और वो ब्रेक भी लिया तो उसमें ये नहीं कि आप फ़ोन तुरंत खोलो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा काफ़ी हुआ कि अच्छा चलो अभी पढ़ के उठे, अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, अब थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं। उसकी जगह पे आई विल सजेस्ट यू कि उस जगह से उठ के थोड़ा टहल लो, तो उससे माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, थोड़ा सा उसको भी रिलैक्स करने का मौका मिलता है। क्योंकि पढ़ भी अगर तुम स्क्रीन पे रहे हो, अगर फ़ोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, तो स्क्रीन पे पढ़ रहे थे, आराम के लिए इंस्टाग्राम चलाओगे, यूट्यूब खोलोगे तो भी आँख पे तो जोर पड़ेगा ही, क्योंकि अगेन स्क्रीन पे ही देखना है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना कि ब्रेक टाइम में मोबाइल मत उठाना, वरना वो 15 मिनट का, आधा घंटा, 45 मिनट निकल जाएगा, उसका कोई पता नहीं रहता और उसकी ना कोई सीमा होती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आई विल से कि जो ये तो तुम लोग अभी तक जितने भी वीडियोस देखोगे, जितने भी क्रिएटर्स के, वो सब कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी तो बाइबल है। अब जो भी रिलीजन को तुम बिलोंग करते हो तो एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बाइबल हो सकती है, भगवद गीता हो सकती है, कुरान हो सकती है, कुछ भी बनाओ, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की जर्नी में। स्पेशली एज अ 12th ग्रेडर, एज अ 10th वालों को भी हम यही सजेशन देंगे कि एनसीईआरटी, मतलब वो नहीं, जब यूपीएससी और नीट वाले और जेई वाले जब एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करें तो तुम तो भाई 12th वाले हो। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं और वो तुम लोग तब फेस करोगे जब बोर्ड्स का एग्जाम दोगे, क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा, तब कहोगे कि हाँ श्रेया दीदी ने ये बात सही कही थी कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठकर आते हैं। तभी मैं उसमें बीएसटी में 95 स्कोर कर पाई। और ये भी नहीं कि एनसीईआरटी एक बार पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि वो कीवर्ड्स, वो लाइन, वो डेफिनेशन वो तुम्हें नहीं याद रहेगी एक बार पढ़ने से, तो तुमको उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा एक अपना शेड्यूल बनाओ, एक अपनी स्ट्रैटेजी प्लान बनाओ कि बोर्ड्स आने तक तुम्हारा कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम बता रहे हैं, उतने बार एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्ट 1 हुआ, वो चैप्टर के लिए तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक, फिर उसके बाद जब सेकंड यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों आएंगे, तो तुम्हारा फिर से तुम एनसीईआरटी से पढ़ के ही उसको रिवाइज करो। फिर उसके बाद तुम उसकी वीडियोस देख सकते हो, इनकेस तुमको फिर से रिविजन करना हो सेकंड टाइम एग्जाम के पहले, तो उसका तुम वन शॉट देख सकते हो। तो ये हम कहेंगे कि एनसीईआरटी भाई बाइबल है, भगवद गीता है, तो उसको मत छोड़ना। क्योंकि मैंने भी पूरे साल 12th में एनसीईआरटी नहीं छुई थी, बट मेरे सीनियर ने मुझे गाइड किया था। सो होपफुली जब हम बोर्ड एग्जाम अपना बीएसटी का दे रहे थे जिस दिन, तो मुझे लग रहा था कि अगर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती तो हम 95 बीएसटी में नहीं स्कोर कर पाते। तो एनसीईआरटी इज़ मस्ट फॉर बिजनेस स्टडीज़। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये है कि अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाओ, या फिर अगर तुम लोग कमेंट करोगे, बोलोगे, तो हम ही बना के तुम लोग को बता देंगे। बट अगर हम लोग अभी इस वीडियो में बात करें सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की, तो अकाउंट्स के लिए देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, पर अकाउंट्स तो डेली करना ही करना है। इवन कोई दूसरी स्ट्रीम का भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हम यही कहेंगे कि जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वाला सब्जेक्ट है, मेनली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स ही हार्ड माने जाते हैं। जैसे कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स हो गया, मैथ्स वालों के लिए, किसी के लिए मैथ्स हो सकता है, किसी के लिए फिजिक्स हार्ड हो सकता है, इवन इट इज सेम फॉर बायो वाले स्ट्रीम के लिए भी सेम चीज़ है। तो हम यही कहेंगे कि अकाउंट्स या जो भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको डेली करो। तो ये एक पॉइंट हो गया कि अकाउंट्स को तो डेली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर 1-2 घंटा फ्री मिल रहा है और सोच रहे हो पढ़ने का, तो आई विल सजेस्ट कि बाकी सब्जेक्ट्स को साइड करो और अकाउंट्स को ही दो। अभी इनिशियल डेज में 2 घंटे दो मिनिमम, हम कह रहे हैं। आगे चल के जब एग्जाम पास आएगा, प्री बोर्ड एग्जाम या मेन बोर्ड एग्जाम पास आएगा, तो 3 से 4 घंटे अकाउंट्स को देना इज़ कंपलसरी। दूसरी चीज़ जो बच्चे अकाउंट्स में अवॉइड करते हैं वो है थ्योरी। अगर हम बताएं अपना एक्सपीरियंस, तो बोर्ड एग्जाम में अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी बहुत कम आई थी, लेकिन फिर भी 5 से 10 मार्क्स की थ्योरी वो भी कंटेन कर रहा था बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स बूस्ट करने के लिए। और अगर हम बात करें सीयूईटी की, तो सीयूईटी में भी अकाउंट्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो मेरे शिफ्ट को 31st को अकाउंट्स का मैंने जो पेपर दिया था, उसमें आउट ऑफ 50 हम कह सकते हैं 40 क्वेश्चन, मिनिमम 40 क्वेश्चन तो केवल थ्योरी ही था। बाकी 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यूमेरिकल के थे और वो भी काफ़ी आसान थे, जो कि गुडविल और गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो आगे चल के तुम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ोगे उसमें तुम लोग जानोगे उसके बारे में। तो हम यही कहेंगे कि अकाउंट्स को डेली करना है। अगर हम समराइज करें अपना पॉइंट, तो अकाउंट्स डेली करना है, और न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट है तो ठीक है डेली करना है, और थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है अकाउंटेंसी में। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि भाई एनसीईआरटी इज़ इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ते रहो, उसके कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में, या नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखो। बीएसटी के लिए हम कहेंगे कि अपना अगर खुद का नोट्स बना सकते हो तो अच्छी बात है। बीएसटी में जब भी देखो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज मस्ट, तो उसमें एग्जाम्पल कोशिश करो वो बनाने का। फिर जैसे तुम्हारे चैप्टर्स हैं, आगे तुम लोग पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें भी जो प्रोसेस है तुम्हारा हो गया ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, तो उसमें जो आगे प्रोसेस पढ़ोगे तो उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, वो उससे अच्छे तरीके से तुम्हारे दिमाग में वो रिटेन रहेगी वो चीज़ें। जब हम लोग कोई चीज़ ड्रॉ करके लिख के करते हैं ना, तो ये साइंटिफिक ऐसा माना गया कि वो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहती हैं चीज़ें, और रिवाइज करते हैं तो वो और लंबे समय तक मेमोरी में हमारे रहता है वो चीज़। तो हम कहेंगे वो करो। अब जैसे कि न्यूमोनिक्स हो गए, तो जैसे हमने अपने टाइम पे जो याद किया था प्लानिंग के लिए, तो वो था एस डाइज इफ़। और अगर मैं बात करें ऑर्गेनाइजिंग के लिए, तो उसके लिए आइडिया, ऐसे करके न्यूमोनिक्स थे जो हमने, हमारे टीचर्स ने हमारे साथ शेयर किए थे, हमने खुद के भी बनाए थे। तो वो काफ़ी बेसिकली हमारा काम याद करने का आसान बना देता है। तो अगर तुम लोग कहोगे तो हम वीडियो में जब भी पढ़ाने वाला वीडियो जब भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे, और उसका एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे।
तो बिजनेस स्टडीज़ के लिए तो हम यही कहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करो, थ्योरी सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी के ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करो, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन नोट कराते हैं एनसीईआरटी से, यही कहेंगे। निमोनिक्स और डायग्राम का यूज़ करके अपनी पढ़ाई को ईजी बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स था तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, बट मार्क्स उसमें कम है, कोई बात नहीं। कभी भी ये एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम सीखे वो हम तुम लोग बता रहे हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए बाकी सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैंने इकोनॉमिक्स क्योंकि मुझे फेवरेट था, उसको पढ़ने के लिए मैंने 2 साल मतलब 11th और 12th दोनों में अकाउंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया। और 11th में तो मान लो अकाउंट्स में ठीक ठाक नंबर थे, मतलब अच्छे नंबर थे, बट 12th में वो कम हो गए, क्योंकि आप वो थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है ना कि वो आप उसको नहीं करोगे और एंड मोमेंट में आके करोगे तो वो हो जाएगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उसको आपको पूरे साल भर ध्यान देना पड़ेगा। उसको ध्यान नहीं दिया तो वो आपको इग्नोर कर देगा, वो आपको फिर नहीं समझ में आएगी अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स को कभी नहीं छोड़ना है। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने उसको छोड़ा। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट अपना जो भी मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। भले ही मैंने ये गलती पूरे साल भर की, बट लास्ट मोमेंट में आके 1 हफ्ता 10 दिन पहले मैंने इंग्लिश के ऊपर अच्छे से फोकस किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस किया, तभी दोनों में मेरे 95 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस 10 दिन में अपने आप को घिस के मेहनत करने से अच्छा है, अपनी आँख फोड़ने से अच्छा है कि साल भर आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा जैसे भी टाइम मिले उसको ऑल्टरनेट डेज पे इंग्लिश और अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट को टाइम दो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम्हें 95 या अबव परसेंटेज स्कोर करनी है तो हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। तो इकोनॉमिक्स में हम यही कहेंगे कि उसमें ग्राफ ज़्यादा है, उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, चाहे वो तुम्हारा वाइवा ही क्यों ना हो बोर्ड एग्जाम का, हाफ ईयरली का, या फिर तुम्हारे बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना हो, तो उससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि 11th और 12th के इकोनॉमिक्स की, तो हम कहेंगे 12th ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 11th वाले में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा मैथ्स और बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स होता है। बट 12th में क्योंकि आपका इंडियन इकोनॉमी है तो वो थोड़ा बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड है, थ्योरी में वो आ गया, वो भी ईजी है। अगर हम लोग एनिमेटेड वीडियोज़ या फिर फनी वीडियोज़, क्रिएटिव वीडियोज़ जो मैं लाऊंगी उस पर वीडियोज़, आई प्रॉमिस यू ऑल, उससे करोगे तो एक बार में चीज़ें यहाँ घुस जाएगी अच्छे से। तो इंडियन इकोनॉमी की चिंता मत करो। और एक बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो हद आसान है इन कंपैरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम कंपेयर कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि एकदम हलवा पूरी की तरह है वो, उसमें भी कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। हर सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में तुम चीज़ों को रट्टा मार के जाओगे और आगे चल के इनके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा भी घुमा के दे देगा तो तुम उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे कितने भी हाथ पैर अपने मार लोगे पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो उसमें तो भाई करना पड़ेगा, चीज़ों को समझ के करोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स के लिए बस हम इतना ही कहेंगे। और अगर हम लोग लास्ट सेगमेंट में आए जिसमें कि हम बोले थे कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड वर्क, मतलब स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड की बात करें, तो उसमें हम कहेंगे कि पहला पॉइंट ये कि केवल पढ़ते ही नहीं रहना है, चीज़ों को टाइमली रिवाइज भी करना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं कि केवल पढ़ते ही जा रहे हैं पूरे साल भर, रिवाइज कम कर रहे हैं। रिवाइज भी देखो, ये काफ़ी जगह तुम लोग सुने होगे और रिसर्च करोगे तो ये होगा कि जो चीज़ हम लोग डेली बेसिस नहीं या कुछ टाइम इंटरवल्स में अगर रिवाइज करते रहते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गाना रहता है तो उसकी लिरिक्स कैसे याद हो जाती है, और पढ़ना है और अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट याद करना है तो उसका पॉइंट नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको सुनते रहते हैं, उसको हम लोग जो है टाइम इंटरवल पे सुनते रहते हैं, तो वो चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। तो वही सेम गोज विथ योर स्टडीज़ एज वेल। तो हम ये कहेंगे कि केवल पढ़ते ही नहीं रहना है, चीज़ों को रिवाइज करना है और टाइम टू टाइम टेस्ट भी देना है, अपने आप को चेक करना है कि हम कितने पानी में हैं उस चीज़ को। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हम ये कहेंगे स्मार्टली स्टडी करने के लिए कि हमें एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करना है। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है? जैसे कि कोई चीज़ तुमने एक पेज पढ़ा थ्योरी का, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें तुमने उसके फीचर्स या इंपॉर्टेंस तुमने मैनेजमेंट के याद किए। अब उस बुक को पढ़ लिया, याद कर लिया तुमने, उस बुक को बंद करो और आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने फीचर्स में इसके ये 4-5 पॉइंट्स पढ़े, तो उसके अंदर क्या कीवर्ड्स मैंने पढ़े, क्या मुझे याद आ रहा है उससे, तो वो एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत अच्छा साइंटिफिक वे है चीज़ों को काफ़ी देर तक याद रखने का। तो वो एक्टिव रिकॉलिंग अगर तुम कहीं पर भी हो तो वो भी तुम लोग कर सकते हो। अगर बाजार जा रहे हो सब्जी लेने तो रास्ते में सोचते हो जा रहे हो कि अच्छा मैंने आज ये चैप्टर में मैंने इसका नेचर याद किया था, इसके फीचर्स याद किए थे, तो मैंने क्या पढ़ा था उसमें, तो वो उस फ्री टाइम को, उस 5 मिनट को, उस 10 मिनट के ट्रैवलिंग टाइम को भी तुम ईजिली यूटिलाइज कर सकते हो। इवन स्कूल जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि किताब खोल के ही रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल करने की कोशिश करो, इससे मेमोरी पावर भी तुम्हारी बढ़ेगी और साथ ही के साथ तुम्हारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी तो काम आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हम कहेंगे कि अपने रिविजन नोट्स खुद के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग नोट्स, डिटेल नोट्स जो होंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे, बट जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो अगर खुद से बनाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, वो अगर हम प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो तुम लोग खुद से ट्राई करो, उसमें मज़ा भी आएगा और तुम्हारा काम भी आसान होगा। तीसरी चीज़ हम ये कहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काम करेगी तुम्हारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, वो ये है कि थ्योरी में भी काम करेगी। जैसे तुमने कोई चीज़ पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स को ही लेते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। तो अगर तुम्हें पास्ट एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, जैसे तुमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 उठाया पास्ट एडजस्टमेंट का और वो तुम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, पहली बार में नहीं हुआ, अच्छा तुमने उसका सोल्यूशन देख लिया और फिर उसके बाद कर दिया, उसको छोड़ दिया तुमने वहीं पे, तो वो एक गलती है तुम्हारी सबसे बड़ी। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम 2 दिन बाद ये चेक करने गए कि अच्छा फिर से सॉल्व करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, तो वहाँ पे तुम उस चीज़ को ये पाओगे कि अच्छा अभी भी तुम कहीं भूल रहे हो या उस क्वेश्चन तुमसे हो ही नहीं रहा एकदम। तो हम मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जहाँ पर भी जिस क्वेश्चन में जब भी फंसो, जिस टाइम पे जिस भी जगह पे, उसको इतनी बार उसी टाइम प्रैक्टिस करो जब तक कि वो एक बार में तुमसे सही से सॉल्व ना हो जाए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि फास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 10 एक बार ही सॉल्व किया, नहीं आया तुमको तो तुमने देख के सॉल्व किया, दोबारा किया, तुम थोड़ा बहुत कर लोगे, पहला मान लो पहला प्रोसेस सही किया, दूसरा प्रोसेस सही किया, तीसरे पे अटकोगे, फिर जब थर्ड टाइम फिर से सॉल्व करोगे सीख के, तो चीज़ें क्या पता एक फ्लो में सही हो जाए, या क्या पता चौथे या पांचवें स्टेप पे तुम अटक जाओ। तो ऐसे करके जब तक भाई 5 बार ही क्यों ना सॉल्व करना पड़े एक ही क्वेश्चन को, या 10 बार ही, लेकिन करो, उससे ये होगा कि वो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा उसका कॉन्सेप्ट, तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, तो वो ईजी हो जाएगा उससे तुम्हारी पढ़ाई। क्योंकि क्लास 10th में से पहले अगर हम मैथ्स सब्जेक्ट की बात करें, जो कई सारे बच्चों को हॉन्ट करता है, मुझे भी करता था, इवन अभी भी करता है, पता नहीं 10th में वो कैसे हुआ, मैंने इसी टेक्निक को यूज़ किया, चाहे वो NCERT हो, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कोई भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं, तो जो क्वेश्चन एक बारी में मुझसे सॉल्व नहीं हुआ उसको मैं तब तक प्रैक्टिस करती थी जब तक वो एक बार में मुझसे सही से ना सॉल्व हो जाए। जहाँ पर भी अटको उसको फिर सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो, और जब ये एक बार में हो ना तब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे मूव करो। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो तुम अपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में ट्राई कर सकते हो, मैक्रो में और अकाउंटेंसी में। इवन इन बिजनेस स्टडीज़ अगर कोई केस स्टडी फंस रही है, जैसे कि डिपार्टमेंट वो एक है डेलीगेशन वाला और डिसेंट्रलाइजेशन वाला, उसमें केस स्टडी फंसती है, मेरी फंसती थी, तो हम उसके कई सारे केस स्टडी सॉल्व कर लो, उसी टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन कर लो, तो वो फिर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लास्ट अगर मैं पॉइंट की बात करें तो वही है राइटिंग प्रैक्टिस, वो रिटेन तुम लोग कर पाओगे। जैसे मैंने बोला एक्टिव रिकॉल के केस में बोला, जैसे तुमने कोई चीज़ पढ़ी, फिर उस किताब को बंद करके तुम अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने अभी क्या पढ़ा, तो वही चीज़ पहले तो ऐसे रिवाइज करो कि किताब बंद करके एक बार माइंड में क्या तुम रिकॉल कर पा रहे हो, वैसे दूसरा एक रफ कॉपी लेकर बैठो अपनी उस सब्जेक्ट की, और फिर उसके बाद रिकॉल किए हुए पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, तो उससे क्या होगा कि उससे तुम्हारी मेमोरी पावर और ज़्यादा बढ़ेगी और काफ़ी दिन तक तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रहेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मुझे तुम लोग एडवाइस देना कमेंट सेक्शन में कि अब नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ पे लेकर आएँ, स्ट्रैटेजी वीडियो पे लेकर आएँ, या फिर समर वेकेशन में हम लोग कुछ कैसे स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए आइडिया दो। और रही बात स्टडी वीडियोज़ की, तो उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आएगी, तो स्टे ट्यून्ड टिल दी एंड ऑफ द वीडियो। उसके लिए थैंक यू, सॉरी फॉर, क्योंकि मैं अभी लास्ट में इतना बोल चुकी हूँ कि अब गलत शब्द ही निकल रहा है मेरे मुंह से, सो सॉरी फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और टेस्ट हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो यस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जय हिंद।